हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शुरू में तो मुझे बहुत अजीब लगी थी, लेकिन आखिर में मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखा गई। मेरा नाम राहुल है। मैं एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ, जहाँ हमारा पुराना मकान है। वो मकान नहीं, बल्कि एक छोटी सी हवेली है जो मेरे दादाजी के ज़माने की है। दीवारें पुरानी, छत पर लकड़ी के बीम और हर कोने में पुरानी यादें भरी पड़ी हैं। मेरी शादी रानी नाम की एक बहुत ही अच्छी और सुंदर लड़की से हुई थी। रानी ना सिर्फ रूपवती थी, बल्कि स्वभाव से भी बहुत नरम और समझदार थी। मेरे पिताजी ने ही उसे मेरे लिए चुना था। वे कहते थे कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, उसे घर संभालने का गुण होना चाहिए। शादी के बाद पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था। हम दोनों दिन भर एक दूसरे के साथ हंसते खेलते बातें करते। मैं कस्बे में एक छोटी सी दुकान चलाता था, जहां कपड़े और जरूरत की चीजें बिकती थीं। दुकान का कारोबार ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। घर में सिर्फ हम तीन लोग थे, मैं, मेरी पत्नी रानी और मेरे पिताजी। मेरी माँ बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थीं। पिताजी अब बुजुर्ग हो चुके थे। उनकी कमर झुक गई थी, लेकिन आंखों में अभी भी वो पुरानी चमक थी। शादी के बाद 10-15 दिन गुजरे होंगे कि एक रात पिताजी ने रानी को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, बेटी, मेरी कमर में बहुत दर्द है, जरा तेल लगा दो। रानी ने तुरंत हामी भरी। मैंने भी सोचा कि ठीक है, पिताजी की सेवा करना उसका फर्ज है। लेकिन रानी पूरी रात वहीं रही। सुबह जब वह बाहर आई तो उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ था और वह लंगड़ाते हुए चल रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगी? उसने कहा, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनके पास ही सो गई। मैंने कुछ नहीं कहा। सोचा, शुरुआती दिन है, घर का माहौल बनाना जरूरी है। लेकिन यह सिलसिला रोज का हो गया। हर रात पिताजी रानी को बुलाते और वह सुबह तक वापस नहीं आती। कभी कहती कि पापा जी को नींद नहीं आ रही, कभी कहती कि उनकी टांगों में ऐंठन है। मैं अंदर जाता तो पिताजी कहते, जा बेटा, तू सो जा, रानी यहाँ ठीक है। मैं हैरान रह जाता। मेरी पत्नी मेरे पास आने के बजाय पिताजी के कमरे में क्यों इतना समय बिताती है? घर में काम भी तो ज्यादा नहीं था। हवेली पुरानी थी लेकिन साफ सुथरी। रानी दिन में सब संभाल लेती थी। फिर रात को क्या होता था? 1 महीना गुजर गया। रानी अब पहले जितनी चहकती नहीं थी। उसका चेहरा उतर गया था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। जब मैं उससे प्यार से बात करता तो वह कहती, राहुल, आज थक गई हूं, कल बात करेंगे। मैं मन ही मन सोचता कि शायद पिताजी की सेवा करते करते वह थक जाती है। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पड़ोस में लोग भी टिप्पणियां करने लगे थे। एक दिन मेरी मौसी आई तो उन्होंने कहा, राहुल, तेरी बहू को संभाल के रखना, घर में बुजुर्ग हैं तो बहू पर बोझ ज्यादा पड़ता है। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन अंदर से जल रहा था। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं छुप कर देखूंगा। पिताजी के कमरे के बाहर एक पुराना अलमारी था। मैं शाम को ही अलमारी के पीछे छुप गया। रात के 10 बजते ही रानी अंदर गई। मैंने दरवाजे की दरार से झांका। पिताजी और रानी दोनों जमीन पर बैठे थे। उनके सामने एक पुरानी तस्वीर रखी थी और कुछ कागज। वे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मैं कुछ सुन नहीं पाया। फिर अचानक रानी ने एक छोटा सा हथौड़ा उठाया और दीवार पर हल्का हल्का ठोकना शुरू कर दिया। पिताजी निर्देश दे रहे थे, हाँ बेटी, इसी जगह, धीरे से, आवाज न हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या कर रहे हैं? मैं बाहर निकल आया और अपने कमरे में चला गया। मन में हजार सवाल थे। क्या वे दीवार तोड़ रहे हैं? क्यों? क्या कोई गुप्त खजाना है? या कुछ और? मैं रानी से पूछना चाहता था, लेकिन डर लगता था कि अगर पूछा तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। अगले दिन रानी की हालत और खराब थी। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। मैंने कहा, रानी, तुम दिन भर घर संभालती हो, रात को भी पापा जी के पास रहती हो, आराम करो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, पापा जी अकेले हैं, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, तुम चिंता मत करो। लेकिन उसकी आंखों में डर था। दिन गुजरते गए। मेरी दुकान का कारोबार गिरने लगा। कर्ज बढ़ता जा रहा था। मैं रात को सो नहीं पाता। हर रात वही सिलसिला।
कभी दीवार पर आवाज आती, कभी हल्की खुदाई की आवाज। एक दिन मैंने पिताजी से सीधे पूछ लिया, पापा, रानी रात को आपके कमरे में क्या करती है? पिताजी गुस्सा हो गए। बोले, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी बीवी मेरी सेवा करती है, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात पूछते हुए? रानी ने भी कहा, राहुल, आप गलत सोच रहे हैं। पापा जी बूढ़े हैं, उन्हें सहारा चाहिए। मैं चुप हो गया, लेकिन अंदर से उबल रहा था। मैंने सोचा कि अब छुप छुप कर देखना बंद करूंगा। एक दिन मैंने बाहर जाकर पड़ोसियों से पूछा कि क्या वे कभी रात को हवेली से अजीब आवाजें सुनते हैं। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी हवेली में तो पुरानी कहानियां हैं। तुम्हारे दादाजी के जमाने में यहाँ कुछ गुप्त तहखाना था, लेकिन कोई नहीं जानता। मेरे कान खड़े हो गए। क्या पिताजी और रानी उसी तहखाने की तलाश कर रहे हैं? अब मेरी बेचैनी चरम पर थी। मैंने एक प्लान बनाया। मैंने रानी और पिताजी से कहा कि मैं 3 दिन के लिए शहर जा रहा हूं। दुकान का कुछ काम है। पिताजी ने कहा, जा बेटा, सावधानी से। रानी ने मुझे विदा किया, लेकिन उसकी आंखों में राहत थी। मैं शाम को ही वापस आ गया और चुपचाप हवेली के पीछे वाले पुराने गोदाम में छुप गया। रात के 11 बजे पिताजी का कमरा रोशन हुआ। मैं धीरे धीरे कमरे के पास पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। जो मैंने देखा, उससे मेरी सांस रुक गई। पिताजी और रानी दीवार के पास खड़े थे। दीवार का एक बड़ा हिस्सा खुला हुआ था। अंदर एक छोटा सा तहखाना नजर आ रहा था। रानी हाथों में फावड़ा लेकर मिट्टी हटा रही थी। पिताजी लालटेन पकड़े निर्देश दे रहे थे। बेटी, बाईं तरफ खोदो। दादाजी ने बताया था कि यहाँ एक पुरानी लोहे की संदूक है। उसमें हमारे पूर्वजों के दस्तावेज और कुछ जेवर हैं। रानी पसीने से तर थी। उसके हाथ कट गए थे, लेकिन वह लगातार खोद रही थी। मैं अंदर घुस गया। ये क्या हो रहा है? मेरी आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। रानी का फावड़ा हाथ से छूट गया। पिताजी ने कहा, राहुल, तू। मैंने गुस्से में कहा, पापा, आपने रानी को मजदूर बना दिया है। रात रात भर उसे यहाँ खोदने के लिए बुलाते हैं। मैं सोचता था कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये। पिताजी ने लंबी सांस ली। बोले, बैठ बेटा, सब बताता हूं। हम तीनों जमीन पर बैठ गए। पिताजी ने बताया कि उनके पिता यानी मेरे दादाजी ने उन्हें बताया था कि इस हवेली में एक गुप्त तहखाना है, जिसमें पुराने जमाने के दस्तावेज और कुछ सोने चांदी के सिक्के हैं। लेकिन दादाजी बीमार पड़ गए और वो बात छूट गई। अब पिताजी की उम्र ज्यादा हो गई है। वे खुद नहीं खोद सकते थे, इसलिए उन्होंने रानी को चुना। रानी बहुत समझदार है। मैंने उसे पहले ही सब बता दिया था। कहा कि अगर हम ये संदूक निकाल लें तो घर की हालत सुधर जाएगी। तू इम्पल्सिव है, जल्दबाजी में सब बता देगा, इसीलिए छुपाया। रानी ने रोते हुए कहा, राहुल, मुझे भी डर लगता था, लेकिन पापा जी कहते थे कि ये हमारे परिवार के लिए है। मैंने सोचा आपकी दुकान संभालने में मदद मिलेगी। मेरी तबीयत इसलिए खराब रहती थी। मैं स्तब्ध था। सारी रात की शंकाएं, गुस्सा, सब कुछ एकदम से बदल गया। मैंने रानी के हाथ पकड़े। तुमने इतनी मेहनत की मेरे लिए, और मैं तुम्हें शक की नजर से देख रहा था। अगले 3 दिन हम तीनों ने मिलकर खुदाई की। आखिरकार संदूक मिल गई। अंदर पुरानी तस्वीरें, जमीन के कागजात और कुछ सोने के पुराने सिक्के थे। सिक्के ज्यादा नहीं थे, लेकिन कागजात बहुत कीमती थे। उनमें एक पुरानी जमीन का दस्तावेज था, जो हमारे कस्बे के बाहर एक बाग का था। हमने उसे चेक करवाया। वकील ने कहा कि वो जमीन अब भी हमारे नाम है। उसे बेचकर हमने अच्छा पैसा पाया। लेकिन दोस्तों, असली खजाना वो नहीं था। असली खजाना था हम तीनों का साथ। रानी की मेहनत, पिताजी का विश्वास और मेरा सबक। हमने हवेली को सुधार लिया, दुकान को बड़ा किया। अब घर में हंसी खुशी है। लेकिन मुझे हमेशा याद रहता है कि शक ने मुझे कितना परेशान किया। अगर मैंने पहले विश्वास किया होता तो रानी को इतनी तकलीफ न उठानी पड़ती। रानी अब मुझसे कहती है, राहुल, परिवार में विश्वास सबसे बड़ा खजाना है। लालच या जल्दबाजी में कुछ भी मत करो। पिताजी भी अब हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, पुरानी हवेली ने हमें सिर्फ पैसा नहीं, सबक भी दिया। आज हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है। हमने एक छोटा सा स्कूल भी शुरू किया है, गरीब बच्चों के लिए। रानी वहां पढ़ाती है। मैं सोचता हूं कि अगर उस रात मैंने गुस्सा करके घर छोड़ दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। शक इंसान को अंधा बना देता है।
विश्वास और मेहनत से ही जीवन संवरता है। दोस्तों, कहानी में जो सीख है वो ये कि परिवार में एक दूसरे पर भरोसा रखो। बुजुर्गों की बात सुनो लेकिन बिना पूछे शक मत करो। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। रानी जैसी समझदार जीवन साथी पाकर मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई पुरानी समस्या या शक है तो उसे बात करके सुलझाओ। लालच मत करो, सच्चाई का साथ दो। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या सीख मिली। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई ऐसी घटना शेयर करना चाहें तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार। कुल शब्द संख्या लगभग 400।